दोस्तों, स्टडी ट्रेंड्स में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे वीवीआई प्रश्न जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आने वाले एग्जाम में भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इसे हम लोग एक बेहतरीन तरीका से इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, पहला जो प्रश्न आपको बोर्ड पर दिख रहा है, कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो सबसे पहले आपको अभाज्य संख्या के बारे में जानकारी होनी चाहिए। तो अभाज्य संख्या कहते किसे हैं? तो वैसी संख्या जिसके केवल दो गुणनखंड हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अब कौन सी संख्या हो सकती है जिसके दो ही गुणनखंड हो? तो कोई भी संख्या दुनिया का ले लीजिए, एक से तो भाग लगेगा ही लगेगा और वह संख्या स्वयं से भाग लगता है। अगर इसके अलावा किसी और संख्या से भाग नहीं लग रहा है, इसका मतलब वो अभाज्य संख्या है। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए कह रहा है कि 27, ऑप्शन बी कह रहा है 35, ऑप्शन सी है 13 और ऑप्शन डी है 56। तो देखिए 27 जो है 3 से भी भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये नहीं होगा। 35 जो 5 से लग जाएगा, ये भी नहीं होगा। और देखिए 13 में किसी भी संख्या से भाग नहीं लगेगा, केवल 1 से लगेगा और 13 से। इस तरह से हमारे इस प्रश्न का जवाब 13 हो जाएगा। ठीक है, एक नंबर वाले प्रश्न का जवाब क्या हो गया? 13 हो गया। अगले प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है ए और बी अभाज्य संख्या है। ए और बी क्या है? अभाज्य संख्या है। तो लसा बताना है। अब बताइए कि जो ए और बी अभाज्य संख्या है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है एक के अलावा। तो इस तरह के जब भी प्रश्न आए जिसमें एलसीएम पूछे और अभाज्य संख्या हो, तो आपस में दोनों को गुणा कर दीजिए, बात खत्म। तो जवाब क्या होगा? ए और बी में गुणा करेंगे तो जवाब होगा ए बी। तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा जी? ए बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न जो 3 नंबर कह रहा है आपसे कि संख्या 2.13 113 1113 1111 इस तरह से डॉट डॉट है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखिए ये 2 है, फिर दशमलव है, 1 है, 3 है, फिर डबल 1 कर दिया है, फिर 3, फिर ट्रिपल 1 कर दिया है, और फिर 3 है, और फिर क्या कर दिया है? 4 टाइम्स 1 है, और फिर 3 है। इस तरह से ये अनंत तक जाएगा। ऐसे प्रश्न में कह रहा है कि आखिर इस संख्या को हम लोग क्या नाम दे सकते हैं? ऑप्शन है कि पूर्णांक संख्या कहेंगे, ऑप्शन बी है कि परिमेय संख्या कहेंगे, ऑप्शन सी है अपरिमेय कहेंगे, और ऑप्शन डी है NOT। इसका मतलब हो गया नन ऑफ दीज, यानी इनमें से कोई नहीं। तो जवाब क्या होगा? तो जवाब होगा अपरिमेय संख्या। जब भी इस तरह का संख्या है जो कभी कटे ही नहीं, दशमलव के बाद भी इसको एक और नाम दिया जाता है कि ये जो दशमलव प्रसार हुआ क्या है जी? अशांत है। क्या है? अशांत है। तो इस तरह से जवाब क्या होगा जी? कि अपरिमेय संख्या है। इस प्रकार क्या है जी? ये अपरिमेय संख्या है। चलिए अगले प्रश्न यानी नंबर कह रहा है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। यहाँ पर 2 बात आपको ध्यान में रखना है। एक, पहली बात की धनात्मक पूर्णांक है, और दूसरी की विषम संख्या है। तो ध्यान दीजिए कि विषम संख्या कहते किसे हैं, ये बात आपको जानने की आवश्यकता है। तो विषम पूर्णांक, विषम संख्या जो होती है जिसमें 2 से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, उसे विषम संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए में कह रहा है कि 4m + 2, ऑप्शन बी कह रहा है 4m + 4, ऑप्शन सी कह रहा है 4m + 1, और ऑप्शन डी कह रहा है इनमें से कोई नहीं। अब देखिएगा जब ध्यान से, तो देख रहे हैं कि इसमें 2 कॉमन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है? यह विषम संख्या नहीं है। जब 2 कॉमन हो जाएगा तो 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब यह विषम संख्या नहीं है। इसमें देखिए 4 कॉमन हो जाएगा, और जैसे ही 4 कॉमन होगा ये भी 2 से भाग लग जाएगा, इसका मतलब ये भी विषम संख्या नहीं है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें कॉमन नहीं होगा, और इस तरह से ये विषम संख्या हो जाएगा। ठीक है, चलिए आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न कह रहा है कि रैखिक बहुपद के शून्यकों की संख्या होती है। यानी जब रैखिक बहुपद होता है तो उसके शून्यकों की संख्या कितनी होती है? तो अब यहां पर ध्यान दीजिएगा कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, इसको आपको समझना होगा।
तो रैखिक बहुपद क्या होता है जी? तो ax प्लस b होता है, इसी को कहते हैं रैखिक बहुपद। तो याद रखिएगा, रैखिक बहुपद में जब चर का घात 1 होता है, इसका मतलब है कि इसके शून्यकों की संख्या भी 1 होगा। तो ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन बी में कह रहा है 1। इस तरह से ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न को चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है कि द्विघात समीकरण कह रहा है कि 4y² प्लस 4y प्लस 1 बराबर 0 के मूल्यों का गुणनफल होगा। ध्यान दीजिएगा, जब भी मूलों का गुणनफल कहे यानी अल्फा इंटू बीटा का बात कर रहा है। अल्फा इंटू क्या कर रहा है जी? तो बीटा आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, मूलों का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला आप जानते हैं कि c/a होता है। अब चलते हैं समीकरण पर। अब समीकरण में c का रोल कौन करता है? जो अचर पद होता है। तो अचर पद क्या है? तो 1 है। उसके बाद a का रोल कौन करता है? जो चर का द्विघात हो, जो चर का द्विघात हो उसका जो गुणांक होता है वही का कहलाता है? a कहलाता है। चर के घात यानी कि जो y² है, इसका गुणांक कितना है? तो 4 है। तो यहाँ पर लिख देंगे 4। इस तरह से हमारा आंसर क्या होगा? 1/4 हो जाएगा। ऑप्शन में खोज लीजिए, तो ऑप्शन ए में है 1/4। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, कह रहा है कि यदि समीकरण 3x² माइनस 10x प्लस 3 बराबर 0, ये समीकरण हुआ। अब कह रहा है कि इसका एक मूल जो है 1/3 है। एक मूल दिया हुआ है और आपसे कह रहा है इसका दूसरा मूल आप बताइए। ऐसा जब भी प्रश्न रहे तो आप क्या करिएगा कि जो चर है उसके जगह पर उस एक मूल को रख दीजिएगा, बाकी अगला आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। यहां पहले हम समीकरण लिख देते हैं, ठीक है। अब यहां पर देखिए 1/3 जो दिया हुआ है, इसका मतलब है x का वैल्यू दिया हुआ है और दूसरा कह रहा है। अब ऑप्शन में खोज लीजिए, ऑप्शन दिया हुआ है क्या है? माइनस 1/3। अब देखिए 1/3 तो यहाँ दिया हुआ है और दूसरा आपसे पूछ रहा है, तो जो भी ऑप्शन में दिया है उसी में से कोई एक होगा। अब उसको रखिए, अगर संतुष्ट कर दिया समीकरण को, इसका मतलब वही आंसर होगा। तो चलिए -1/3 रख कर देखते हैं। तो अगर इसके जगह पर अगर -1/3 रखिएगा, यहाँ देखिए 10 गुने -1/3, ठीक है, और प्लस 3 बराबर 0। यहाँ देखिए अगर माइनस का स्क्वायर करते हैं तो प्लस हो जाता है, इसका मतलब 3 गुने 1 और ये बटा 3 3 9 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9। और माइनस है और माइनस है तो क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, गुना में है तो। अब देखिए 10 बटा क्या हो गया? 3 और प्लस 3 बराबर 0। ये 3 कटेगा तो 3 3 9। अब एलसीएम ले लीजिएगा, तो इसके बट्टा में 3 है, इसके बट्टा में 3 है, इसके बट्टा में कुछ नहीं है तो 1 मानते हैं, तो 3 होगा। अब यहाँ 1 हो गया प्लस यहाँ 10 हो गया और यहाँ पर क्या हो जाएगा? 3 3 9 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या हो गया? 9 और 1 10 हो गया, 10 10 10 20/3। तो 20/3 कहिए 0 के बराबर होगा? नहीं होगा। इसका मतलब ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बच क्या गया? तो -3 देखिए एक बार, तो क्या करेंगे जी? तो x जहां जहां है वहां पर -3 रखकर चेक कर लेते हैं। अब देखिए यहां पर -3 रख दीजिए, देख लीजिए ये 3 3 9 हो जाएगा, 9 3 27। माइनस में माइनस से गुना करेंगे प्लस हो जाएगा और 10 3 30 होता है। अब बताइए ये कभी 0 के बराबर होगा? बिल्कुल नहीं, तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। और लास्ट हम लोग क्या देखते हैं? 3 रख कर चेक करते हैं। तो लास्ट हम लोग देखेंगे, अब देखिए ये केवल 3 है तो 3 रखेंगे x के जगह पर, 10 गुने 3 प्लस 3। देखो 3 3 9, 9 3 27 और ये देखिए 10 3 30 प्लस 3।
ध्यान से देखिएगा, ये 27 प्लस में है और 3 भी यहाँ प्लस में है, तो 27 और 3 30 हो जाएगा, और ये 30 माइनस में है, तो 30 माइनस 30 कितना हो जाएगा जी, तो 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये संतुष्ट कर दिया समीकरण को, अतः यही हमारा आंसर होगा। इसलिए ऑप्शन हमारा डी आंसर हो जाएगा, यानी 3 हो जाएगा। तो इस प्रकार से जब भी प्रश्न दे तो आप क्या कर दीजिएगा, ऑप्शन से ही बहुत आसानी से आप बना सकते हैं, उसको पुट करिएगा, अगर समीकरण को संतुष्ट कर दिया इसका मतलब वही आपका आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर होगा। देखिए अगला प्रश्न जो है कह रहा है 8 नंबर प्रश्न पर। चलिए 8 नंबर प्रश्न कह रहा है कि x प्लस 2, उसके बाद 3x और उसके बाद है 4x प्लस 1, और ये कह रहा है कि समांतर श्रेणी में है, यानी एपी में होता है, तो इसका मतलब होता है सार्वंतर बराबर होना चाहिए, समांतर श्रेणी कहता है। तो इस तरह से दूसरे वाले पद में से पहले वाले को घटाते हैं और तीसरे में से दूसरे वाले को घटाते हैं, तो वही सार्वंतर होता है, यानी डी होता है, स्मॉल डी से सूचित करते हैं इसको। तो हम लिख दिए कि दूसरे वाले पद और माइनस पहला वाला पद, फिर यहाँ तीसरे वाले पद और माइनस दूसरा वाला पद। फिर देखते हैं यहाँ पर ब्रैकेट टूटेगा तो 3x माइनस x और ये माइनस 2 हो जाएगा। इधर देखेंगे 4x प्लस 1 और माइनस 3x। अब इधर देखिए 3 गो x में से 1 गो x घटेगा तो 2x बचेगा, माइनस है, ठीक है। यहाँ पर देखो 4 गो x में से 3 गो x जाएगा तो x बचेगा, प्लस 1 है। 4 को एक तरफ लाइए और ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और ये माइनस 2 है तो उधर जाएगा तो कहा जाएगा जी, प्लस में हो जाएगा। इधर देखिए 2 गो x में से 1 गो x घटा दीजिएगा तो x बचेगा, और इधर क्या हो गया 3, अतः हमारा x का वैल्यू क्या आ गया जी, 3 आ गया। ऑप्शन देख लीजिए, x का वैल्यू 3 कहाँ है, तो ऑप्शन सी में दिखाई दे रहा होगा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। तो अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका कह रहा है कि y बराबर दिया है वैल्यू, क्या दिया है जी, 10 दिया है, और कह रहा है कि इसका आलेख कैसी सरल रेखा होगी। तो बताइए कि अगर y का वैल्यू दिया हुआ है तो जब इसका आलेख हम खींचेंगे, ये देखिए ध्यान से, ये y अक्ष होता है, y डैश नीचे होता है, x डैश होता है, और ये x होता है। यहाँ पर जो दोनों अक्ष काटते हैं एक दूसरे को, उसको मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मान लीजिए y का मान 10 है, तो कहीं इधर मान लो y बराबर 10 है, ठीक है। अब इसका अक्ष यानी इसका ग्राफ जब खींचिएगा तो किस प्रकार से खींचिएगा, तो ग्राफ खींचिएगा आप इस प्रकार से। अब बताइए, अब आपको साफ साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन के अनुसार देख लीजिए आखिर ये है तो क्या है। तो कह रहा है कि x अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है, मूल बिंदु से होकर जाती है, या इनमें से कोई नहीं। तो आप देख रहे हैं कि क्या होगा जी, तो x अक्ष के समांतर है। तो ऑप्शन खोज लीजिए, ऑप्शन क्या है जी, तो x अक्ष के समांतर है, यानी ए हो जाएगा ऑप्शन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। आशा करते हैं कि आप लोगों को ये सब बातें समझ में आ रहा होगा। कहीं भी दिक्कत हो तो आप कमेंट में जरूर पूछिएगा, आपका जवाब देने का हम भरपूर कोशिश करेंगे। तो चलिए अगला प्रश्न कर रहा है 10 नंबर, समांतर श्रेणी दिया हुआ है, 14 है, 9 है, 4 है, -1 है, -6 है, और कह रहा है कि एनवा पद होगा। अब बताइए एनवा पद का फॉर्मूला क्या होता है। तो आप जानते हैं एनवा पद का फॉर्मूला होता है a प्लस n-1 इंटू डी होता है। अब देखिए यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है, पहिल का पद क्या दिया हुआ है, तो 14 दिया हुआ है, प्लस, अब देखो n तो पता नहीं है तो n के जगह पर n ही रखेंगे, -1, और d आप बता सकते हैं क्या होता है d, तो दूसरे पद में से उसके पहले वाले पद को घटाते हैं तो d निकलता है, यानी 9 में से 14 घटा दीजिएगा तो माइनस में आएगा, कितना आएगा जी, तो -5 आएगा। क्या आएगा जी, -5 आ जाएगा। अब देखिए यहाँ से ब्रैकेट अब क्या है, तोड़ देंगे तो यानी गुना हो जाएगा, तो ये 14 ठीक है, और यहाँ पर देखिए प्लस है और प्लस में माइनस से गुना होगा तो ये क्या हो जाएगा जी, तो माइनस हो जाएगा 5, और यहाँ देखिए इससे गुना करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, और इस तरह से देखिए यहाँ पर 14 है प्लस में और 5 भी प्लस में है, इसका मतलब कितना हो गया, तो 19 हो गया, और माइनस ये 5n हो गया। अब ऑप्शन में खोज लीजिए 19 माइनस 5n, ऑप्शन देख लीजिए 19 माइनस 5n, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं।
अगला प्रश्न बहुत ही आसान है और प्रश्न कह रहा है कि दो घनों के आयतनों का 11 नंबर प्रश्न देखिए, कह रहा है दो घनों के आयतन का अनुपात दिया हुआ है। दो घन है उसके आयतनों का अनुपात 1:27 दिया हुआ है, जैसा कि यहाँ पर दिख रहा होगा। तो कह रहा है कि उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। आयतन दिया है, क्षेत्रफल पूछ रहा है आपसे। तो सबसे पहला काम कि आप उसका किनारा निकाल लीजिएगा। किनारा का अनुपात जितना होगा उसके हिसाब से आप क्षेत्रफल बहुत आसानी से निकाल सकते हैं। देखिए एक कंसेप्ट है जिसको आप अगर याद रखते हैं तो इस तरह के प्रश्न बहुत ही आप आसानी से बना सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, एक तरफ आप क्या लिख दीजिएगा, यहाँ पर मान लो कि आयतन है, यहाँ पर क्षेत्रफल होगा, और यहाँ पर क्या लिख सकते हैं कि भुजा आप लिख सकते हैं, किनारा लिख सकते हैं, वही हुआ, परिधि लिख सकते हैं, परिमाप लिख सकते हैं। ठीक है, ये हमेशा आप जानते हैं कि कोई भी भुजा हो, चाहे किनारा हो, चाहे परिधि हो, चाहे परिमाप हो, मीटर में होगा या सेंटीमीटर में होगा। यानी कहने का मतलब यह है कि उसका घात 1 होता है। तो अगर मान लेते हैं कि यह इस में अगर मीटर होगा तो क्षेत्रफल क्या होगा, तो क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है, स्क्वायर हो जाएगा, और आयतन हमेशा क्यूब में होता है, तो यहाँ पर क्यूब हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या दिया था, तो यहाँ पर 1:27 यानी आयतन दिया हुआ था। अब बताइए जब हमें इस घात में जाना है तो सबसे पहले हमें कहाँ जाना होगा, 1 वाले घात में जाना होगा। तो आप बताइए इसका घनमूल करना होगा, तो घनमूल 1 का करिएगा तो 1 आएगा, और 27 का करिएगा तो 3 आ जाएगा। अब देखिए हमें यहाँ से यहाँ जाना है, तो हम क्या करेंगे, अब स्क्वायर करना है, तो 1 का स्क्वायर करिएगा तो 1 आएगा, 3 का स्क्वायर करिएगा तो 9 आ जाएगा, और इस तरह से हमारा आंसर हो जाएगा 1:9। देखिए इतना सोचना नहीं है, जब भी आयतन दे और आपसे क्षेत्रफल पूछे तो आप सीधा पहले जाइएगा पावर 1 वाले में, यानी घनमूल करिएगा, फिर क्षेत्रफल करना है, इसका मतलब स्क्वायर कर देंगे। अगर आपसे क्षेत्रफल दे और तब आयतन पूछे तो आपको पहले फिर से जाना है 1 वाले में, यानी वर्गमूल करेंगे और फिर क्यूब कर देंगे, तो जवाब हो जाएगा। अगर आपको क्षेत्रफल दिया हुआ है, आपसे भुजा पूछ रहा है, तो कुछ नहीं करना है, वर्गमूल कर देना है। आपसे अगर आयतन दे करके और भुजा पूछे तो आपको घनमूल कर देना है। बस इतनी सी बात है, याद रखिएगा, सवाल चुटकियों में हल कर दीजिएगा। चलिए इस तरह से हमारा आंसर क्या था जी, तो 1:3 यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 1:9 सॉरी, देखिए 1:9 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। देखिए आज के जो भी ये प्रश्न है इसको आपको टेलीग्राम पर अपलोड कर दिया जाएगा पीडीएफ फॉर्म में। टेलीग्राम चैनल है जो स्टडी ट्रेंड्स से ही है। अगला प्रश्न देखते हैं, जो 12 नंबर प्रश्न है, कह रहा है किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है, कितना है जी, तो 4 पाई मीटर है, तो उसकी त्रिज्या बताना है आपको। तो देखिए परिधि का फॉर्मूला क्या होता है, वृत्त की परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr होता है। यहाँ पर दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, तो 4 पाई दिया हुआ है। आपसे क्या पूछ रहा है, त्रिज्या पूछ रहा है। अब देखिए ये कट जाएगा, पाई से पाई कट खत्म, और 2 से 2 दूना 4, यानी r का वैल्यू क्या आ गया जी, तो 2 आ गया। तो ऑप्शन खोज लीजिए, 2 दिया हुआ है, 2 मीटर, ऑप्शन बी। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न कह रहा है 12 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि किसी वृत्ताकार क्षेत्र की परिधि दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, तो 4 पाई मीटर दिया हुआ है, और आपसे कह रहा है कि उसकी त्रिज्या बताइए। तो चलिए देखिए वृत्त का जो परिधि होता है उसका फॉर्मूला होता है 2πr, और जो कि दिया हुआ है कह रहा है कि 4 पाई है। यहाँ देखिए पाई से पाई कैंसिल, उसके बाद देखिए 2 दूना 4, और r का मान आपका आ गया क्या, 2। तो यानी ऑप्शन देख लीजिए 2 मीटर दिया हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है निर्देशांक ज्यामिति से, और कह रहा है कि बिंदु 9, 3 एवं 15, 11 के बीच की दूरी बताना है। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए एक दूरी सूत्र फॉर्मूला होता है, आप उसको याद कर लीजिएगा। देखिए हम यहाँ पर लिखते हैं, दूरी सूत्र फॉर्मूला जो होता है कहता है कि √अंडर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये होता है दो बिंदुओं के बीच की दूरी सूत्र फॉर्मूला है। तो आप यहां से निकाल सकते हैं √अंडर। अब देखिए यहाँ पर क्या दिया हुआ है, तो आप देखिए यहाँ पर ये x1 हो जाएगा और ये x2 हो जाएगा, फिर y1 हो जाएगा और ये y2 हो जाएगा।
इस तरह से देखिए ध्यान से, तो 15 माइनस 9 का होल स्क्वायर और प्लस यहाँ पर 11 माइनस 3 का होल स्क्वायर कर दीजिएगा। बताइए 15 में से 9 गया तो क्या हो जाएगा, तो 6 का स्क्वायर प्लस 11 में से 3 गया तो 8 का स्क्वायर हो जाएगा। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 हो जाएगा और 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा। और यहां से देख लीजिए, इसको जोड़ लीजिएगा तो 6 4 10, 6 3 9 1 10। अब बताइए रूट अंडर 100 है, इसका मतलब इसका वर्गमूल क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और ऑप्शन में खोज लीजिए तो 10 दिया होगा, तो ऑप्शन बी देखते हैं तो दिया हुआ है 10। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो 14 नंबर है, कह रहा है कि एक व्यास है, एक पहिया है, पहिया यानी कि गोला का वृत्ताकार है और उसका व्यास दिया हुआ है और आपसे कह रहा है कि व्यास देखिए सेंटीमीटर में दिया हुआ है और कह रहा है कि 176 मीटर की दूरी अगर तय करनी हो तो बताइए कि ये जो पहिया है कितना बार घूमेगा, यानी कितना चक्कर लगाएगा। इस तरह के प्रश्न जब भी हो तो आप ध्यान रखिएगा कि जब एक बार पहिया घूमेगा तो वो अपना क्या घूमेगा जी, तो परिधि घूमता है। जब भी गोला का वृत्ताकार है तो एक बार घूमेगा, एक चक्कर घूमेगा तो अपनी क्या घूमेगा, तो परिधि घूमेगा। तो इस तरह से हमें पता करना है कि कितना चक्कर घूमा। तो नहीं पता है तो मान लेंगे कि n चक्कर घूमा, तो टोटल दूरी क्या हो जाएगा जी, तो टोटल दूरी होगा n गुने 2πr। तो इस फॉर्मूला पर बना सकते हो आप। बस बनाते समय यह ध्यान रखना है आपको कि जो भी यूनिट हो सबका सेम होना चाहिए। दूरी है तो दूरी का मीटर होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से ध्यान दीजिएगा। और हम लोग जानते हैं कि d बराबर होता है n गुने क्या होता है जी, तो n गुने 2πr होता है। n, अब देखो दूरी, टोटल दूरी दिया हुआ है 176 मीटर, तो यहां पर इसके सामने लिख देंगे 176। n तो पता करना है कि कितना चक्कर लगाया, अब 2 है, ठीक है। और पाई का मान क्या ले लेंगे, 22/7। और r, अब देखिए व्यास दिया हुआ था 40 सेंटीमीटर, ठीक है। तो व्यास का आधा क्या होता है, त्रिज्या होता है, तो 40 का आधा 20, तो यहाँ पर 20 लिखेंगे। लेकिन ध्यान दीजिए ये दिया हुआ था सेंटीमीटर में, हमें चाहिए मीटर में, तो मीटर में बदलने के लिए सेंटीमीटर को 100 से क्या करते हैं, भाग करते हैं। तो यहाँ पर 100 से क्या कर देंगे जी, तो भाग कर देंगे। अब देखिए इसी को काट कूट कर दीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए, इसको काटिएगा तो 20 पचे का होता है 100 हो जाएगा। अब देखिए 2 से काट दीजिएगा तो ये आ जाएगा 2 8 16, 1 2 8 16। अब देखिए यहाँ पर 22 है, तो 22 से अगर काट दीजिएगा तो 22 चौके हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए, अब यहाँ पर बचा 4 और यहाँ n गुने क्या है जी, तो ऊपर कुछ नहीं है, तो 1 बट्टा क्या हो जाएगा, 7 पचे 35 हो गया। अब देखिए ये 35 जो है भाग में है, इधर आएगा तो गुना में, तो यहां से n बराबर क्या हो जाएगा जी, n बराबर हो जाएगा 4 गुने 35। अब 35 चौका कितना हो जाता, तो 35 दूना 70, 70 दूना 140, यहां से n बराबर आ गया 140। यानी यह पहिया 140 चक्कर घूमेगा तो 176 मीटर की दूरी तय कर लेगा। तो इस तरह से आपका ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, यानी 140 चक्कर। अगला जो प्रश्न है 15 नंबर, कह रहा है कि सेक 11 डिग्री बट्टा कौसेक 79 डिग्री का मान बताना है। ध्यान दीजिए, ऐसे जब भी प्रश्न है तो आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि एंगल का वैल्यू आपको पता है कि नहीं है। अगर आप 11 का वैल्यू और 79 का वैल्यू तो जानते नहीं है, तो अब दूसरा तरीका है कि इसको देखिए जोड़ करके कि दोनों का जो योग है वो 90 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो जोड़ रहे हैं तो 90 आ जा रहा है, इसका मतलब जब भी जोड़ने पर 90 आ जाए तो पूरक कोण वाला फॉर्मूला लगाना है आपको। तब ध्यान दीजिए, यहाँ पर पूरक कोण में किसका अनुपात जो होता है किसमें बदल जाता है, जो त्रिकोणमितीय अनुपात जो 6 होता है वो किसमें बदलता है, तो ध्यान दीजिएगा साइन जो होता है वो किसमें बदलेगा, कॉस में बदलता है। कॉस जो होता है साइन में बदलता है। फिर देखिए ध्यान से, टैन जो है वो बदलता है कॉट में, और कॉट जो है किसमें बदलता है, टैन में। उसके बाद सेक जो होता है वो बदलता है आपका कौशिक में, और कौशिक बदलता है सेक में। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा तो सेक और कौशिक दिया है, इसका मतलब हमें इस पर तोड़ना है। अब ध्यान दीजिए, किसी एक को तोड़िएगा, या तो सेक को तोड़िए या कौशिक को तोड़िए। तो हमारा मन कर रहा है कि चलिए सेक को ही तोड़ देते हैं। तो सेक में बताइए कि 90 में से कितना घटाएंगे कि 11 आएगा, तो 90 में से कितना घटाएंगे तो 11 आएगा,
तो इतना घटाना पड़ेगा आपको, 79 घटाना पड़ेगा, और बट्टा में जितना है उसको रख दीजिए, कितना है तो 79 डिग्री है। अब ध्यान दीजिएगा, तो सेक किस में बदलता है, सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक बदलता है कौशिक में, तो कौशिक और थीटा के जगह पर जितना है उतना लिख देते हैं, और बट्टा में ई जैसे है वैसे लिख देंगे। यहाँ पर कौशिक होगा कौशिक 79, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ऊपर भी कौशिक 79 है, नीचे भी कौशिक 79 है, इसका मतलब है ये कट जाएगा और हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ऑप्शन में खोज लीजिए, तो ऑप्शन ए में ही है 1। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि यदि tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ है 4/3, तब कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा बराबर क्या होगा। तो जब भी इस तरह के प्रश्न दे जिसमें आपको बट्टा में दिया रहे, यानी आप जानते हैं कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं जी, तो 6 होते हैं। अब इस 6 त्रिकोणमितीय अनुपात में से एक है tan थीटा, तो अगर इसे हम भुजाओं के रूप में व्यक्त करना चाहें तो कैसे लिखते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है P/B। ये P क्या है, तो ये लंब है, P क्या है, लंब है, और B क्या है, आधार है। अब ध्यान दीजिए कि अब बचा क्या, तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति में समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ते हैं, और उसमें अब लंब और आधार हो गया, तो बचा क्या, तो कर्ण बचा। तो अगर कर्ण हमें निकालना होता है तो क्या लिखते हैं, तो रूट अंडर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर लिखते हैं। यहाँ ध्यान दीजिए कि हमें इसका वैल्यू दिया हुआ था, tan थीटा का वैल्यू दिया हुआ 4/3, यानी 4 क्या है, तो लंब है, तो यहाँ इसको लिख दीजिए 4 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दिया है, 3 दिया है, 3 का स्क्वायर। अब क्या होगा, 4 चौका 16 और 3 त्रिका 9, 16 9 कितना हो गया, 25। अब बताइए 25 का रूट क्या होगा, तो रूट होगा 5। तो इस तरह से हमारा एच का हो गया 5 हो गया। अब प्रश्न का डिमांड है, कह रहा है कि sin थीटा प्लस cos थीटा। अब देखिए यहाँ पर sin थीटा प्लस क्या निकालना है जी, हमें cos थीटा निकालना है। sin थीटा को हम लोग P/H लिखते हैं, क्या लिखते हैं, P/H, और cos थीटा को हम लोग V/H लिखते हैं, यानी आधार बटा कर्ण, और sin थीटा को लिखते हैं लंब बटा कर्ण लिखते हैं। इसका वैल्यू भर दीजिए, तो ये 4 है और बटा 5, और इसका वैल्यू 3/5 हो गया। अब एलसीएम ले लीजिएगा तो 5 होगा, और ये 4 + 3 यानी 7 बटा क्या आ गया, 5 आ गया। तो ऑप्शन खोज लीजिए जिसमें 7/5 हो, तो ऑप्शन क्या है जी, तो ऑप्शन में देखिएगा 7/5, ऑप्शन सी दिखाई दिया कि ऑप्शन सी जो है 7/5 है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से 17 नंबर देखिएगा, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है तृतीय चतुर्थांश में स्थित है। तो आपको यहाँ पर चतुर्थांश का ज्ञान होना जरूरी है। देखिए चतुर्थांश क्या होता है, जब किसी समतल सतह को 4 बराबर भागों में अगर बांट दिया जाए, 4 बराबर भागों में क्या कर दिया जाए, बांट दिया जाए, तो प्रत्येक जो भाग होगा उसी को चतुर्थांश कहते हैं। देख लीजिए, अगर मान लीजिए ये इस तरह से हो गया, अब देखिए ये, अब पूरा यहाँ पर देखिए ये वाला प्रथम चतुर्थांश हो गया, क्या हो गया, प्रथम चतुर्थांश हो जाएगा। इसी तरह से ये जो होगा ये द्वितीय हो जाएगा, यहाँ पर लिख देना है इस तरह से, द्वितीय हो जाएगा, ये तृतीय हो जाएगा, और ये चतुर्थ हो जाएगा। अब जानते हैं ये x होता है और ये x डैश होता है, ये y होता है और ये y डैश होता है। इसमें क्या होता है कि प्लस होता है और इधर माइनस होता है, इधर प्लस होता है और इधर माइनस होता है। ऑप्शन में देखिए, ऑप्शन प्रश्न जो कह रहा है आपसे कह रहा है कि तृतीय चतुर्थांश में, यानी हमें किसमें खोजना है जी, इसमें खोजना है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ चिन्ह क्या है, माइनस, और इसमें भी माइनस, यानी दोनों में चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। अब ऑप्शन देख लीजिए, तो ऑप्शन में है 6 4 4 6, तो ये नहीं होगा, ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी देख लीजिएगा, -4 -6, यानी ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, क्योंकि दोनों में चिन्ह क्या होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। तो चलिए ऑप्शन बी सही हो गया। और अब लास्ट और अंतिम प्रश्न देखेंगे आज के इस वीडियो का। और अंतिम प्रश्न कह रहा है कि यदि किसी गोले की त्रिज्या 3 गुनी हो जाती है तो इसका आयतन कितनी गुनी हो जाएगी, यानी आयतन में कितना परिवर्तन होगा। तो देखिएगा ध्यान से कि जब भी 3 गुनी कह दे तो आप जानते हैं आयतन हमेशा क्यूब में होता है, आयतन का जो मात्रक होता है हमेशा क्यूब होता है।
तो यहाँ पर त्रिज्या 3 गुनी। अच्छा, आप 2 तरीका से बना सकते हैं, एक तो फॉर्मूला लगाकर बना सकते हैं, और नहीं तो जब भी आपसे कह दे कि त्रिज्या इतना गुनी है तो आयतन कितना गुनी होगा, तो क्या कर दीजिएगा, क्यूब कर दीजिएगा, आंसर हो जाएगा। तो अगर क्यूब करते हैं तो 3 तरीका 9 9 27, यानी आंसर का हो जाएगा जी हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इस तरह से इस प्रश्न का हल हो गया। लेकिन इसी को अगर फॉर्मूला से बनाना चाहते हैं तो आप क्या करिएगा, आप जानते हैं कि जो गोला है, गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। ध्यान से देखिए, 4/3 तो लिखबे करेंगे पाई, लेकिन त्रिज्या कह रहे 3 गुनी कर दिया जाए, तो देखिए यहाँ 3 लिख देते हैं आर, इसका क्यूब कर देते हैं। जब लिखिएगा तो क्या हो जाएगा 4/3 पाई, और 3 का क्यूब करिएगा तो आएगा 27। क्या आएगा जी 27, तो 27 और गुने आर का क्यूब। अब देखिए ध्यान से देखिएगा, तो यहां तक पहले से था, ये वाला पहले से था, ये पहले से था, इसमें बढ़ा क्या है तो 27 गुना बढ़ गया है। इसका मतलब हमारा जवाब क्या हो जाएगा जी 27 गुना हो जाएगा। आशा करते हैं कि आज का ये वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा हो। तो आज का ये अंतिम प्रश्न था जिसको आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझ पाए हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्तों को भी लाभ हो। और आगामी जो परीक्षा होने वाली है, बोर्ड की परीक्षा, उसमें तहलका मचा देना है। तो आप हमारे साथ अगर जुड़ कर रह रहे हैं, अगर जुड़े रहेंगे तो जरूर डेफिनेटली आप तहलका मचाएंगे।